अर्थव्यवस्था। गरीबी एवं बेरोजगारी। मानव निर्धारित सूचकांक के इस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई 1997 विकास रिपोर्ट में गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया गया था, जो 3 सिद्धांत कम उम्र में का जोखिम निरक्षरता एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित पेयजल एवं भोजन की स्थिति पर निरंतर सूचकांक को 2010 में प्रतिस्थापित कर बहुआयामी गरीबी निर्देशांक बनाया गया, जो 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन निर्वाह स्तर एवं 10 संकेत पर आधारित है। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। वर्तमान मूल्यांकन सूचकांक आधार वर्ष 160 लगभग 360 है। इसका अर्थ है कि कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारतीय औसत 3.3 गुना तक बढ़ गया है। आधार वर्ष 1960 पर आधारित वर्तमान मूल्यांकन सूचकांक 330 है, तो इसका अर्थ होगा कि कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों के औसत में 3.3 गुना तक वृद्धि हुई है। ये है कि थोक मूल्य सूचकांक में चुनी हुई वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी को कम निश्चित आधार वर्ष के मूल्यों की तुलना में प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक का यही मात्रक भारत में मुद्रास्फीति की दर का मापक है। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि यह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने में सक्षम हो। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में तब तक कहा जाएगा जब वह अपनी आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। साम्यावस्था के विचलन की स्थिति में उपभोक्ता की आय एवं आवश्यकता के मध्य संतुलन की स्थिति रही है। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के बजट सत्र में बजट प्रस्तुत करने के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पूर्व वित्त मंत्री की आर्थिक समीक्षा के आंकड़े संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा में पूर्व वित्तीय वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाते हैं, जो वास्तविक के निकट होते हैं और आगामी बजट निर्माण हेतु आधार का काम करते हैं। इस समीक्षा के आधार पर ही सरकार के विभिन्न विभाग अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष मौद्रिक एवं शाखा नीति का प्रकाशन किया जाता है, जबकि गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करता है। कृषि उद्योग एवं व्यापार। कुछ समय पहले भारत के व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु। सफेद वस्तु अर्थात व्हाइट गुड्स ऐसे विनिर्मित वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उच्च आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। ऐश्वर्य तथा सामाजिक आर्थिक रुतबे
का प्रदर्शन करने वाली इस विलासितापूर्ण वस्तुओं का सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे से मुक्त कर दिया है। अब व्हाइट गुड्स से संबंधित वस्तुओं को विनिर्माण करने वाले कारखाने स्थापित करने हेतु सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र से राज्य वित्तीय संबंध। भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपयों का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। बैंकों को अपने रोकड़े शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं संवैधानिक सरल अनुपात। बैंक अपने रोकड़े शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखते हैं, अर्थात कि अर्थशास्त्र की भाषा में इसे साधारणतः अनुपात कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून तक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से की गई। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक होता है। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र उत्पादन के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है। जब किसी वस्तु की मांग या उपभोग अधिक होता है तथा उसकी पूर्ति कम होती है, तब उत्पादक इस कमी का लाभ उठाकर वस्तु की मनमानी कीमतें निर्धारित करने की स्थिति में होते हैं। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र का सबसे उत्पादन के इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। विफलता सूचकांक किसी देश की बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर का योग होता है। यह सूचकांक जितना ऊपर होगा उतना ही वह देश जीवन यापन की दृष्टि से विपन्न होगा। नीचे दी गई आकृति यूरोप के विभिन्न देशों का विपन्नता सूचकांक है। उपयुक्त विपन्नता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष प्राप्त होता है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 2 और 3 सही है। बेल्जियम और ब्रिटेन के मुकाबले में स्पेन और मुद्रास्फीति दर कम है। और इटली और फ्रांस की बेरोजगारी दर लगभग एक सी ही है। किसी भी देश की विपन्नता का अनुपात उस देश में व्यापक बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर से लगाया जाता है। विपन्नता अर्थात गरीबी इन दोनों दरों के योग के बराबर होती है। प्रश्न में प्रदत्त आयतारेख में प्रदर्शित यूरोपीय देशों के विपन्नता सूचकांक के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्पेन में मुद्रास्फीति की दर बेल्जियम तथा ब्रिटेन की तुलना में कम है। बेरोजगारी की दर स्पेन में सर्वाधिक है, जबकि फ्रांस और इटली की बेरोजगारी की दर लगभग बराबर है। मुद्रास्फीति की उच्च दर गरीबी सूचकांक के उच्च होने की स्थिति का संकेत होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्यांकन निर्धारित होता है। 2 और 3 सही है। संबंधित देशों द्वारा वस्तुओं सेवाओं की मांग
और संबंधित देशों की सरकार की स्थिरता के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तु तथा सेवाओं की मांग तथा संबंधित देशों की सरकार की स्थिरता के द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दी गई मुद्राओं का भारतीय रुपयों में उनके मूल्यों के आरोही क्रम का सही अनुक्रम है? यूएस डॉलर, कनाडा डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकांग डॉलर। प्रश्न में दिए गए देशों की मुद्राओं में से यूएस की मुद्रा यूएस डॉलर का भारतीय रूपों में सर्वाधिक विनिमय मूल्य है। इसके पश्चात क्रमशः कनाडा डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर तथा हांगकांग डॉलर का मूल्य है। उल्लेखनीय है कि यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड तथा जापानी येन विश्व के सबसे मजबूत मुद्रा हैं, जिनका मूल्यांकन भारतीय रुपये की तुलना में काफी अधिक है। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति जीएनपी थी। यूएस 725 या कम। 1994 में विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति जीएनपी 725 यूएस से कम थी उन्हें निम्न आय अर्थव्यवस्था कहते थे, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार वे देश के जिनकी पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस से अधिक होती है, उन्हें धनी राष्ट्र और जिनकी 2500 यूएस से कम है उन्हें निम्न आय अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रस्तावित यूरोप मुद्रा संघ की मुद्रा होगी यूरोप आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने 9 से 10 दिसंबर 1991 मास्ट्रिच्ट नीदरलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बाद यूरोप की आर्थिक, मौद्रिक एवं राजनीतिक एकीकरण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यही मास्ट्रिच्ट संधि यूरोप की एकल मुद्रा यूरो के उदय की बुनियाद बनी। यूरोपीय संघ के 12 सदस्य राष्ट्रों में 1 जनवरी 1999 को साझी मुद्रा यूरो प्रचलित हो गई है। यूरोप संघ के 3 देश ब्रिटेन, स्वीडन तथा डेनमार्क के एकल मुद्रा यूरो अभी तक नहीं अपनाई है। यूरोपीय देशों में 1 जनवरी 1999 से अपनाई गई साझा मुद्रा यूरो के संचालन पर नियंत्रण रखने हेतु फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक स्ट्रैंड बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2002 से यूरो खाते की मुद्रा के साथ चलन की मुद्रा के रूप में भी लागू हो गई है। डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की तथा मार्क जर्मनी की मुद्राओं के नामक के हैं। सरकार के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा एक हमारी आयाती वस्तु के अधिकांश की पूर्ति करता है? रुपये मूल्यांकन के रूप में यूरो। प्रश्न काल के दौरान यूरो से सर्वाधिक वस्तु आयात किया जाता था। 1997 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप एवं ऑस्ट्रल एशिया के कुल आयात वस्तुएं 28.55% किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 21 के कुल आयात एशिया से 62.8%, जिनमें से ओशियान
2.9% शामिल है। उत्तरी अमेरिका से 12.2%, यूरोपीय संघ से 8.5% और अफ्रीका देशों से 8.5 आयात किया गया है। परंतु प्रश्नगत यूरोप से भारत का आयाती वस्तुओं की अधिकांश पूर्ति होता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? डोवे जोस्म न्यूयॉर्क सही है, और हांगकांग को सोंग सीओ गलत है, और एफटीएस सौ लंदन सही है। डोव जोन्स न्यूयॉर्क अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, जबकि एफटीएस 100 लंदन स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांकों के नाम डॉलेक्स, निफ्टी सेक्स है, जबकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक S&P निफ्टी है, जो NSE 50 का ही परिवर्तन नाम है। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का तथा सीमेक्स सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक का नाम मिड इंडेक्स है। कथन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के विकासशील देशों द्वारा ILO परिपाटियों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन से आनुवंशिक कार्यवाही करने को कहने की धमकी दी है। कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं उन ILO परिपाटियों को स्वीकृत एवं कार्यान्वित किया है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ए सही है, किंतु आर गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम मानकों को लेकर विकासशील देशों पर दबदबा बनाए रखता है, जबकि स्वयं अमेरिका में श्रम मानकों की अनदेखी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों द्वारा ILO परिपाटियों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन से आनुवंशिक कार्यवाही करने की धमकी दी है। अतः कथन ए सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं ILO परिपाटियों को स्वीकृत एवं कार्यान्वित नहीं किया है, अतः कारण आर गलत है। विज्ञान भौतिक विज्ञान एक ऊंचाई इमारत में एक गेंद 9.8 मी से के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 9.6 मी से। मीन्स विद्युत प्रताप में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। फ्यूजों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी होता है। इस प्रश्नों में दो वाक्यांश है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वाक्यांशों का सर्वाधिक पूर्व परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से चुनिए। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाहित की जाती है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है।
ए सही है किंतु आर गलत है। जब किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। रासायनिक विज्ञान सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 1 पोटेशियम ब्रोमाइड। फोटोग्राफी पोटेशियम नाइट्रोजन। बारूद पोटेशियम सल्फेट। उर्वरक पोटेशियम टार्टरेट। बेकरी पोटेशियम ब्रोमाइड के BR का प्रयोग फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग विस्फोटक बारूद बनाने में पोटेशियम सल्फेट Ka2SO4 का प्रयोग उर्वरक बनाने में तथा पोटेशियम टारगेट का प्रयोग बकरी उद्योग में किया जाता है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेडिंग उद्योग में उसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। 1 और 2 सही है। एसिटिलीन गैस जिसका रासायनिक सूत्र C2H2 है एक अस्तृप्त हाइड्रोकार्बन गैस होती है जो हवा से भी हल्की होती है। एसिटिलीन गैस को इथेनॉल भी कहा जाता है। इस गैसों का उपयोग विभिन्न धातुओं को वेल्डिंग अर्थात जोड़ने में किया जाता है। वेल्डिंग उद्योग के अतिरिक्त एसिटिलीन गैस से कैरोल इथेन बनाया जाता है जो प्लास्टिक के निर्माण के लिए कच्चे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? जोक्रोमियम नाभिकीय रिएक्टर के एक से कृमित्र संयंत्र को कहा जाता है जिसने न्यूट्रॉन की नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा उपयोगिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में समान यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 P239 का प्रयोग न्यूट्रॉन के विखंडन की गति को नियंत्रित करने हेतु भारी जल या ग्रेफाइट का मदक के रूप में बोरॉन या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग अभिक्रिया को नियंत्रण करने वाले नियंत्रण दंड के रूप में होता है। जोक्रोनियम एक ऐसा तत्व है जिसका निर्माण तथा उपयोग दोनों ही नाभिकीय रिएक्टर में होता है। इसका निर्माण न्यूट्रॉन के अवशोषण से होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर उपचार में निकेल का प्रयोग स्टेनलेस स्टील के निर्माण में तथा टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में होता है। सोडियम धातु का सूचकांक केरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभावित होने पर जल जाती है। E और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है। सोडियम धातु वायु में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके तुरंत जलने लगती है। अर्थात सोडियम
सोडियम वायु में अत्यंत ज्वलनशील होती है। वायु में ज्वलनशीलता के कारण ही सोडियम को केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में संचित किया जा सकता है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फेनिला व्युत्पन्न है और फेनिला एक प्रभावित रोगाणुनाशी है। ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए की सही व्याख्या है। फेनिल या फेनियाल से व्युत्पन्न एक ऐसा द्रव्य है जो एक प्रभावकारी रोगाणुनाशी होता है। इसी कारण फेनिल का उपयोग घरों में रोगाणुओं का मक्खियों को नष्ट करने में किया जाता है। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फार्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल दोनों ऑर्गेनिक अर्थात कार्बनिक अम्ल है। HCOOH CH3COOH में से अधिक तेज अम्ल है क्योंकि इसमें से H प्लस प्रोटीन आसानी से मुक्त होता है। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। नीलाथोथा, कॉपर सल्फेट, एपसस्टार्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। इनका व्यापारिक नाम नीलाथोथा या तूतिया है। मैग्नीशियम सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र MgSO4 है को एप्सलस्टाल्ट कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है को कास्टिक सोडा या धवन सोडा कहते हैं तथा सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है होता है इनको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगन नहीं बनाती है? लोहा, जस्ता, तांबा एवं मैग्नीशियम आदि धातु मरकरी धातु के साथ मिलकर उसका यौगिक अर्थात अम्लगम बनाती है जबकि लोहा धातु पारे के साथ संयुक्त होकर किसी भी तरह के अम्लगन या यौगिक का निर्माण नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोको स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्री में से एक है। इसका कार्य है उपचाक के रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के ईंधन के रूप में कार्य करना। लौह इस उत्पादक भट्टी में चार्ज के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है जो लोहा भट्टी के स्फोटन में सहायक होता है। कोक लोहा भट्टी में अपचायक तथा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोहा यस्क में मिश्रित सिलिका बाबू को उसके पृथक करने तथा उपचायक के रूप में क्रिया करने की कोक प्रयुक्त नहीं किया जाता है। वनस्पति विज्ञान सूची 1 सूची 2 को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। फल,
अंडाशय, बीज, बीजांड, काष्ठ, तना, मंड, पत्ती। पते पके हुए अंडाशय से फल का, बीजांड से बीज का और निर्माण होता है। काष्ठ यानी लकड़ी वृक्ष के तनु से प्राप्त की जाती है। मंडा का निर्माण पत्ती या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करती है। मानव चिकित्सक विज्ञान, जंतु विज्ञान मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया है। यह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? डोको। मॉरिशस के एक वृक्ष तथा डोको पक्षी का अन्योन्याश्रय संबंध है, कारण कि जब मॉरिशस में पुर्तगाली आए तो वे इन पक्षियों का शिकार करके इन्हें अपना भोजन बनाने लगे। परिणाम स्वरूप डोको पक्षी विलुप्त हो गए। जहाँ तक वृक्ष प्रजाति के प्रजनन का प्रश्न, डोको पक्षी का मुख्य भोजन मॉरिशस के विषय वृक्ष के बीज थे जिनका आवरण कठोर होता था। ये कठोर बीज पक्षियों में मल के साथ बाहर निकल आता था तथा जमीन में अंकुरित हो जाता था। अन्य पशु के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वाष्मल, पालिक अस्त्रित वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। फलस्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाए जाने वाले वसा में सबसे अधिक पाली अस्त्रित वसा अम्ल होता है, जो मानव के लिए अधिक पोषक तत्व है। होमिलीया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का संकंदन न होना। हीमोफीलिया तथा बर्माधत लिंग संलग्न वानुषिक बीमारियां हैं जिनकी वाहक स्त्रियां होती है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त रोगी व्यक्तियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात रक्त का जमना या संकंदित होना बंद हो जाता है, जिस कारण किसी प्रकार की चोट लगने या घाव होने पर शरीर के रक्त का स्राव लगातार होता रहता है। रक्त स्राव न बंद होने पर, शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है क्योंकि विटामिन के रक्त के थक्का बढ़ने में सहायक होता है। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डी ब्राइज। विकास का सिद्धांत, डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, बीज बीटल बिक और टेम्ट। ऑपरान अवधारणा, जैकब और मनु। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डी बायराइज ने प्रतिपादित किया। जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय चार्ल्स डार्विन को है। एक जीन के एंजाइम की परिकल्पना बीटल बिकल और टैरम में प्रस्तुत की तथा ऑपेरान अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय जैविक और मनु को प्राप्त है। उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्मों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है?
जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक तीन ही का व्यापक उपयोग उद्योग में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग सिरका तथा अल्कोहल बनाने में किया जाता है, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। कवक से कई प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं। मानव पृथ्वी अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। मनुष्य के गुर्दों अथवा वृक्कों में पाया जाने वाला अश्मरी, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है, कैल्शियम का ऑक्सलेट नामक रासायनिक यौगिक होता है। इसी को पत्थरी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि विकृत की पेलिवस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसे पेशाब के रास्ते रुकावट आ जाती है। जब पथरी विकृत में से निकलकर यकृत में जाने लगती है, तब पेट में ऐंठन के साथ तेज दर्द होता है। शस्त्रक्रिया अथवा लिथोट्रिप्सी नामक लेजर तकनीकी से पथरी की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बेलासंगमी में एक रंजित नाइट्रोप्रोजेटेल्ट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं। लाल जवार बेलासोंग के जल में उपस्थित डाइनोफ्लेजेट्स की संख्या में वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप जल का रंग लाल होता है। यही कारण है कि इसे उत्पन्न पुष्पपूर्ण लाल जवार कहलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड यौन जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायवीय श्वसन। वायु श्वसन में स्वतंत्र ऑक्सीकरण की उपयोगिता होती है और कार्बनिक पदार्थ, शर्करा आदि का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर अंतिम उत्पादन के रूप में CO2 यौन जल का निर्माण होता है और काफी अधिक ऊर्जा 38 ATP प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल मुक्त होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस, हेक्सोस मैनिफेस्टेशन, शॉर्ट गिब्स साइकिल तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम एटीपी संश्लेषण की क्रियाओं द्वारा पुनः ऑक्सीकरण होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर की ऊर्जा के सर्वप्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक दृष्टि से 3 श्रेणी होती है। मोनोसैकराइड्स, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज जैसी पंच कार्बनिक सक्रिय आती है। डाइसैकराइड्स, जिसे के अंतर्गत जल में घुलनशील 3 सक्रियताएं माल्टोज, सुक्रोज, टैक्टोज सम्मिलित हैं। पॉलीसैकराइड्स इस घुलनशील एवं जटिल तत्व का निर्माण मोनोसैकराइड्स के अनेक अणुओं के जुड़ने से बनने वाली लंबी श्रृंखला से होता है। इसके अंतर्गत यकृत में नियंत्रित ग्लाइकोज, आलू एवं अनाजों में पाई जाने वाली स्टार्च एवं
सेलुलोज आदि आती है। स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक बहुलक यौगिक जो ग्लूकोज के अणुओं से निर्मित होते हैं। शरीर में स्टार्च के रूप में ईंधन ऊर्जा संचित रहता है, जबकि ग्लूकोज पदकों की कोषभित्ति बनाते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। मलेरिया, प्रोटोजोआ, पोलियो, विषाणु, तपेदिक, जीवाणु, दाद, कवक। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है, जिससे मनुष्य के लाल रक्त कण प्रभावित होते हैं। पोलियो विषाणु जनित रोग है जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे हाथ एवं पैरों में लकवा तथा मांसपेशियों में संकुचन में अवरोध उत्पन्न होता है। तपेदिक या क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबर कुलोसिट जीवाणु के द्वारा मनुष्य के अंदर फैलाया जाता है, जो मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। दाद कवक जनित रोग है। कृषि, पशुओं एवं डेयरी पर्यावरण इको मार्क इन भारतीय उत्पादन को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादन की पहचान हेतु प्रयुक्त होने वाला मात्रक है। इको मार्क का लोगो मिट्टी के बर्तन है, जिससे भारतीय मानक ब्यूरो के तत्कालीन उप महानिदेशक सी.जी. रमन ने चुना है। इको मार्क योजना का लक्ष्य एक पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार एवं धारणीय विकास का संवर्धन, लोगों के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादन को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उपभोक्ताओं को पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एवं जागरूक बनाना है। अग्रतात्य उपभोग से होता है संदूषित अंग के आर्द्रता एक विषाणुगत जनित रोग है जो गेहूं तथा सरसों जैसी फसलों के वेलिप्स यूरिया नामक कवक द्वारा फैलाया जाता है। इन रोगकारक कवक से प्रदूषित गेहूं एवं सरसों की फल से प्राप्त अन्न को खाने के अग्रतात्या नामक बीमारी जीवों को हो जाती है। शीघ्र उपचार के अभाव में इस बीमारी से जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। सूची 1 सूची 2 उत्कृत भारतीय वैज्ञानिक के नामों को सूची 1 में दिए गए उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डॉक्टर राजा रमन, नाभिकीय भौतिक, डॉक्टर एम्स स्वामीनाथन, कृषि विज्ञान, प्रो यू आर राव, अंतरिक्ष अनुसंधान, और प्रोध मेघनाथ शाह। हाँ, ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिक। राजा रमन मई
मई 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले प्रसिद्ध भारतीय नाभिकीय भौतिक वैज्ञानिक है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। इनका 2004 में निधन हो गया है। डॉक्टर एन स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता तथा वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक है। प्रो आर राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के भूतपूर्व निदेशक हैं। प्रो मेघनाथ शाह उष्मागतिकी, खगोलीय एवं गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनके प्रयासों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा DO जैव ऑक्सीजन मार्ग, BOD रासायनिक ऑक्सीजन मार्ग तथा pH मान के आधार पर की जाती है। नदियों के जल में 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर घुली ऑक्सीजन की मात्रा को जंतुओं एवं जलीय पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है। इसे न्यूनतम मात्रा से कम ऑक्सीजन वाले नदी जल प्रदूषण तथा उपयोग के योग्य नहीं माना जाता है। नदियों के जल में प्रदूषणकारी रासायनिक तत्वों के विसर्जन से इसमें खुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हाल ही में लैंड कैफिन्स ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित हुआ था। कनाडा के राजधानी नगर ऑटो में 3 दिसंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 को आयोजित की गई है। विश्व के लगभग 150 देशों में के कंट्रीफेल्ट मिलाड्स की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सहित विश्व के कुल 121 देशों में 5 दिसंबर 1997 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु अमेरिका, चीन, रूस आदि देशों ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।